चलिए आगे हमें बढ़ना है। बेकिंग पाउडर के बारे में अपन कुछ लिखे नहीं है ना, आगे अपन पढ़ लेते हैं बेकिंग पाउडर का काम क्या है। बेकिंग पाउडर कैसे बनेगा? बेकिंग सोडा प्लस एक एडिबल एसिड इज इक्वल्स टू बेकिंग पाउडर। ये एक्चुअली बेकिंग पाउडर बनाने का तरीका है, ठीक है। तो केक और ये ढोकले में है ना, ये सब में हम क्या डालते हैं? बेकिंग पाउडर, ना कि बेकिंग सोडा। और अगर बेकिंग सोडा डाल भी रहे हैं तो साथ में एक एसिड डाल देंगे तो दोनों मिलके वैसे ही बेकिंग पाउडर बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, लिखो उसके बारे में, बेकिंग पाउडर के बारे में। बेकिंग पाउडर प्रोड्यूसेस बेकिंग पाउडर प्रोड्यूसेस बेकिंग पाउडर प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। बेकिंग पाउडर प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। इसका कोई फॉर्मूला नहीं, ये मिक्सचर है एक्चुअली। ये एक बेस और एक एसिड का मिक्सचर है। हाँ, बट मिक्सचर में ऐसे जस्ट मिक्स हुआ, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, क्या लिखिए? प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, so it is used in cooking so it is used in cooking so it is used in cooking to make the batter spongy, to make the batter spongy, to make the batter spongy। यही चीज हम बेकिंग सोडा में भी लिखे हैं, पर बेकिंग सोडा को अकेले क्यों नहीं यूज करते हैं? बिकॉज इट इज बिटर इन टेस्ट। वो टेस्ट में क्या रहेगा? बिटर। आपका केक जो है ना वो बिटर हो जाएगा, नमकीन केक बन जाएगा, ठीक है। ओके, फुल स्टॉप। Although baking soda also produces, although baking soda also produces, although baking soda also produces, although baking soda also produces कार्बन डाइऑक्साइड CO2, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, but it is not used in cooking। ये give reason में आ सकता है ना कि why baking soda is not used in cooking। Produces carbon dioxide on heating, but it is not used in cooking because it makes the taste bitter, it makes the taste bitter, it makes the taste bitter because of the formation of because of the formation of because of the formation of sodium carbonate। ये रिएक्शन हमने लास्ट क्लास में लिखा था कि देखना एक बार, लिखे है ना। तो अगर आप बेकिंग सोडा डालोगे ना और गर्म करोगे, केक के डो में डाल दिया आपने, पूरा डो को फेंट दिया, फिर उसको आप एक सांचे में डाल के गर्म करोगे ना, ओवन में डाल के, तो गर्म करोगे तो ये रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, नो डाउट स्पंजी आपका तब भी होगा केक, बट टेस्ट में इसके कारण बिटर, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं? इसी बेकिंग सोडा में एक एसिड डालने वाले हैं, एडिबल एसिड, ठीक है। तो पहले ये वाला इक्वेशन लिख लो, फिर अपन बेकिंग पाउडर वाला इक्वेशन लिखेंगे। वापस देखो, जो ऊपर अपन लाइन लिखे ना उसके लिए ये इक्वेशन लिखा रहा हूँ। ठीक है, अब अगले लाइन में लिख रहा कि बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ baking powder is a mixture of baking powder is a mixture of baking soda and a mild and a mild and a mild mild मतलब क्या होगा? थोड़ा लाइट,
स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट बोल सकते हो, वीक और माइल्ड, ठीक है। एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड, एंड अ माइल्ड edible acid, edible, EDIBLE, the one which can be eaten, edible acid. Generally tartric acid is mixed with, generally tartric acid is mixed with, जनरली टार्ट्रिक एसिड, ये कहां से मिलता है? टैमरिन से। और ऊपर लिखे ना कहीं पे, जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे एसिड का, कि एसिड ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं या मिनरल एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जो हमें लिविंग बीइंग से मिलते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं। उसमें एक टार्ट्रिक एसिड भी है विच इज ऑब्टेन फ्रॉम टैमरिन, इमली। इमली खट्टी होती है ना। टार्ट्रिक एसिड is mixed with baking soda to make baking powder. Tartric acid is mixed with baking soda to make baking powder, to make baking powder. ठीक है। अब इसका रिएक्शन लिखना क्या होगा? रिएक्शन इन सेंस, जब आप दोनों को मिक्स करोगे तो क्या बनेगा? बेकिंग पाउडर का मिक्सचर बनेगा। तो रिएक्शन लिखना नीचे। बेकिंग सोडा तो आपको पता है क्या है, NaHCO3, लिख लो NaHCO3, ये हो गया बेकिंग सोडा। अब इसमें मिला रहे हैं एक माइल्ड एडिबल एसिड विच इज जनरली टार्ट्रिक एसिड, जो भी अपन लिखे नीचे, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिखना नीचे, C4H6O6, C4H6O6। ये दोनों रिएक्शन करेंगे, गिव्स CO2 और H2O तो बनेगा। CO2 के कारण ही तो स्पंजीनेस आएगा। CO2 प्लस H2O प्लस Na2C4H4O6, Na2C4H4O6। ये आपका सोडियम टार्ट्रेट। अगर ये टार्ट्रिक एसिड है ना, जैसे एसिटिक एसिड से सोडियम एसिटेट बनता है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? अगर एसिटिक एसिड है और उसके साथ सोडियम रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम एसिटेट बनेगा। इन द सेम वे अगर टार्ट्रिक एसिड है तो उसके साथ बनेगा सोडियम टार्ट्रेट। इसके नीचे नाम लिख देना, सोडियम टार्ट्रेट। नहीं, ये वाला पार्ट बिटर, ये नहीं, ठीक है। इसे तो अपन एसिड मिला के इसको न्यूट्रलाइज कर दिया ना, उसके बिटरनेस को खत्म कर दिए, ठीक है। चलो नीचे लाइन लिखना, द स्मेल ऑफ सोडियम टार्ट्रेट, इसका नाम लिखे और तो नीचे, द स्मेल ऑफ सोडियम टार्ट्रेट इज प्लेजेंट, द स्मेल ऑफ सोडियम टार्ट्रेट इज प्लेजेंट, मतलब अच्छी स्मेल आ रही, प्लेजेंट, एंड टेस्ट इज गुड, एंड टेस्ट इज गुड, ठीक है। चलो नेक्स्ट हिंट डालना, अगला सॉल्ट, कितने नंबर का सॉल्ट है ये? पहला Na, और बोलो कोई 7 बोलो। पहला NaCl पढ़े थे, फिर उसके बाद NaOH पढ़े थे, फिर NaHCO3, इसके पहले एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर पढ़े थे, और अभी बेकिंग पाउडर। सिक्स्थ होगा, सिक्स्थ वन वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट सॉल्ट इज वॉशिंग सोडा। देखो ये जितने भी अपन पढ़ रहे हैं सब लगभग NaCl ब्राइन सॉल्यूशन से ही बने हैं। NaOH ब्राइन सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस से बना था। ये नहीं बनेगा क्योंकि इसके अंदर तो Na है ही नहीं, तो ये अपन ने लाइम वाटर से बनाया, ठीक है। और इसका प्रिपरेशन हमने NaCl से किया, ब्राइन सॉल्यूशन का, CO2 प्लस अमोनिया इसका, राइट। और इसी से ये बन रहा है, मतलब अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि NaCl से ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, और ये भी बन रहा है। समझ में आ रहा है? इसका अपन लिखे थे कि इट इज मोस्ट कॉमन सॉल्ट, और इसको बहुत सारी इंडस्ट्री में अपन
यूज करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस टाइप ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स लाइक बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, और ये भी इसी से बना है। ठीक है, वॉशिंग सोडा, इसके ये ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखना या इसका केमिकल नेम लिखना, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका, डेका मतलब क्या होता है 10, ऑक्ट मतलब जैसे 8 होता है ना, एक्स, एक्स तो सुने हो ना हेक्सागन, ऑक्टोपस भी सुने हो ना 8, वैसे ही डेक होता है 10 के लिए। नहीं सुनो, डेसिमल नहीं सुने हो, डेसिमल नंबर्स 0 से 9 होते हैं डेसिमल नंबर्स, वो 10 होते हैं ना, इसलिए डेक यूज करते हैं अपन वर्ड। बाइनरी नंबर के लिए बाई मतलब 2 होता है, तो बाइनरी नंबर 2 ही होते हैं, 0 एंड 1, सुना है कभी बाइनरी, सुने हो है ना। वैसे ही डेक का मतलब क्या होता है 10, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम कार्बोनेट तो जानते हैं ना, क्या होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। अब इसके बाद क्या बोला अपन ने, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब ये आप लोग समझ गए, डेका मतलब होता है 10। अब हाइड्रेट मतलब क्या होता है, हाइड्रेट, हाइड्रोजन आयन नहीं बोल रहा हूं मैं, हाइड्राइड होता है वो, आप जो बोल रहे हो H नेगेटिव दैट इज हाइड्राइड आयन, H3 नहीं, वो H3O पढ़े अपन, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रेट का मीनिंग पूछ रहा हूं मैं, हाइड्रेट मतलब क्या समझते हो, वाटर, H2O। डिहाइड्रेट तो सुने हो ना, डिहाइड्रेशन हो जाती है ना कई बार, गर्मी में होती है ना डिहाइड्रेशन, पानी कम पीते हैं या ज्यादा गर्मी में बहुत देर से बैठे हैं तो डिहाइड्रेशन होता है ना, वाटर लॉस ज्यादा हो जाता है बॉडी से, तो डिहाइड्रेशन का ऑपोजिट हाइड्रेशन, हमें क्लियर। तो हाइड्रेट मतलब होता है एक्चुअली में वाटर मॉलिक्यूल, H2O, इसने बताया था यहाँ पे। हाँ? तो डेकाहाइड्रेट बोल रहे हैं मतलब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और साथ में ना यहाँ पे एक डॉट लगा देता हूँ, डॉट यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होता जैसे मैथ्स में होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल Na2CO3 के एक मॉलिक्यूल के साथ 10 पानी के मॉलिक्यूल अटैच, समझ रहे हैं। अब पानी के मॉलिक्यूल को ये मत सोचना कि एक बूंद मतलब एक मॉलिक्यूल है, नहीं, उस एक बूंद में काफी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, 10 मॉलिक्यूल तो आपको दिखेंगे भी नहीं, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। एक बूंद तो दिखता है ना पानी का, हाँ, एक बूंद मान लो अगर 1 ग्राम का भी है, जस्ट इमेजिन, मैं बता रहा हूँ ना, एक बार थोड़ा सा मोल कंसेप्ट याद दिलाता हूँ मैं आप लोग को, 9th में पढ़ते थे ना मोल कंसेप्ट, सुनिए मोल कंसेप्ट, वो नंबर याद है आप लोग को, 6.022 into 10 to the power 23 एवोगाड्रोस नंबर है, याद है, याद आ रहा है, ओके। उससे थोड़ा रिलेट करो, मैं ध्यान देना। मान लो पानी का एक बूंद वो 1 ग्राम का है, मात्र 1 ग्राम, ठीक है, वो एक बूंद तो हमें दिखती है, राइट, बट इस 1 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं अगर मैं पूछूं तो हम कैसे निकालेंगे। हमें ये पता है कि 18 ग्राम में एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, इसको याद नहीं हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब 10th में मोल कंसेप्ट का कोई काम नहीं है, जब 11th में वापस साइंस लोगे तो मोल कंसेप्ट फिर से पढ़ रहे, ठीक है। पर अभी ये याद रखो कि वाटर के 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये अपन नंबर रीड भी नहीं कर सकते, राइट। इसका मतलब क्या है, 6022 के बाद 20 जीरो और लगेंगे, 20 मोर जीरोस विल बी देयर, इतना बड़ा नंबर है वो, अभी तो एक मॉलिक्यूल हमें दिखता ही नहीं है, समझ में आ रहा है। तो 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल है, तो 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 अपॉन 18 करूंगा, आया ना। अब ये नंबर भी अपने आप में बहुत बड़ा है जो आ रहा है, समझ रहे हैं। तो एक बूंद में इतने सारे मॉलिक्यूल होते हैं, हम तो सिर्फ 10 ही ले रहे हैं, ये दिखेगा क्या मॉलिक्यूल आपको 10, एक बूंद में इतने मॉलिक्यूल आपको दिख जाते हैं, राइट। बट वो भी ऐसे आप एक एक डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये रहा एक मॉलिक्यूल, ये रहा दूसरा मॉलिक्यूल, नहीं कर सकते ना, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट एवरी एटम और ईच मॉलिक्यूल। मैं क्लियर, मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। तो ये 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आपको दिखेगा भी नहीं, और इन 10 मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है, या इन वाटर मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है वाटर ऑफ
क्रिस्टलाइजेशन, ये वर्ड सुना सुना लग रहा है। क्रिस्टलाइजेशन कहाँ सुने? हाँ, 9th क्लास में पढ़ते थे ना। हाँ, और कहाँ पढ़े? हाँ वही है, 7th या 8th में पढ़े हो। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जैसे आप समंदर के पानी में नमक और पानी दोनों होता है, अगर आप उसको क्रिस्टलाइज करोगे ना तो आपको नमक के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। एक्चुअली क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है पहले आप गर्म पानी में कोई चीज को डिसॉल्व करो ज्यादा क्वांटिटी में। जैसे चाशनी बनाते हैं ना, कभी देखें चाशनी बनता हुआ, शुगर सिरप बोलते हैं जिसको, इसमें वो रसगुल्ला डूबा हुआ रहता है, वो चाशनी होती है ना। नहीं सुने? चाशनी, रसगुल्ले की चाशनी। वो चाशनी कैसी बनाई जाती है? एक गंजी में पानी ले लेते हैं, उसको बहुत गर्म करते हैं, उसमें एक्सेस में शक्कर घोलते हैं, क्योंकि अगर आप ठंडे पानी में शक्कर घोलोगे ना तो बहुत कम घुलेगी, पर पानी गर्म कर दोगे तो शक्कर ज्यादा घुलेगी। एंड देन यू अलाउ इट टू कूल, पहले गर्म करो और फिर उसको कूल होने दो, तो यू विल सी कि कुछ व्हाइट शुगर के मॉलिक्यूल्स वापस से क्रिस्टलाइज हो गए, जो गर्म पानी में डिसॉल्व हो गए थे, ठंडा होने के बाद वो फिर से क्रिस्टलाइज हो गए। समझ रहे हैं? गुलाब जामुन ठंडा देखोगे ना तो उसमें व्हाइट व्हाइट परत जम जाती है, तो एक्चुअली वो शक्कर वापस से क्रिस्टलाइज हो गई, अपने क्रिस्टल के फॉर्म में फिर से आ गई है। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। इन द सेम वे, जब आप किसी सॉल्ट का क्रिस्टलाइजेशन करते हो तो उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स पानी के अटैच रह जाते हैं, बाकी तो इवेपोरेट हो जाते हैं, बट सम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर गेट अटैच्ड टू द मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट, जैसे कि यहाँ पे अटैच आपको दिख रहा है, और उसी वाटर के मॉलिक्यूल्स को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्यों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोल रहे हैं? क्योंकि ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से ही आया है पानी। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? आपने Na2CO3 को प्रॉपर पानी में घोला, गर्म पानी में घोला, एंड देन यू अलाउ इट टू कूल, तो कुछ Na2CO3 के मॉलिक्यूल प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, मतलब कि क्रिस्टलाइज हो जाएंगे। ठीक है, अब उनमें हर एक मॉलिक्यूल में ना 10 पानी के मॉलिक्यूल अटैच्ड होंगे, और उसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। एम आई क्लियर? आप चाहो तो ये 10 मॉलिक्यूल भी रिमूव कर सकते हो, हीट कर दो उसको, तो 10 मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएंगे। पानी तो इवेपोरेट हो सकता है ना। सॉल्ट आपका नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब विच कैन नॉट बी इवेपोरेटेड। तभी तो अपन इवेपोरेशन से सॉल्ट और पानी को अलग करते हैं, कि पानी इवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा, शक्कर रह जाएगी, पानी इवेपोरेट हो जाएगा। जब भी कोई चीज अगर डिसॉल्व फॉर्म में रहती है, उसको सेपरेट करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन या इवेपोरेशन करते हैं, क्योंकि पानी वोलेटाइल नेचर का होता है, विच कैन बी इवेपोरेटेड, उसको वोलेटाइल बोलते हैं। द थिंग विच कैन बी इवेपोरेटेड इज वोलेटाइल। जैसे पेट्रोल इवेपोरेट हो जाता है, टंकी खोल के छोड़ दो, एक आधा घंटा टंकी खाली हो जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा पेट्रोल क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो वोलेटाइल का मतलब द थिंग, द सब्सटेंस व्हिच कैन बी इवेपोरेटेड, एंड द सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी इवेपोरेटेड आर नॉन वोलेटाइल इन नेचर। समझ रहे हैं ना? वोलेटाइल, हाँ ठीक है, ओके। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझ में आ गया सबको? आप जब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करके कोई सॉल्ट बनाते हो, उस सॉल्ट के हर मॉलिक्यूल में जितने पानी के मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं, उसे अपन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। Na2CO3 में वो 10 होते हैं। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट सुने ना नाम? CuSO4, इसमें 5 होते हैं। आप लोगों को लिखवा दूंगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का डेफिनेशन अलग है, उससे कुछ एग्जांपल्स भी आपको लिखवा दूंगा। ये होता है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, इसको बोला क्या जाता है? कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। ये कॉपर सल्फेट का इसका एक और नाम होता है ब्लू विट्रियोल, इसको ब्लू विट्रियोल भी कहा जाता है। ठीक है, और ये इसका ब्लू कलर ना इस 5 मॉलिक्यूल के कारण ही है। आप अगर इसको हीट कर दोगे ना तो ये 5 मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे और ये कलरलेस हो जाएगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के फॉर्म में ब्लू कलर का रहेगा, अगर वो सॉलिड में भी है और उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसका अटैच्ड है तो भी वो ब्लू कलर का होगा। अब हाइड्रेशन का ऑपोजिट डिहाइड्रेशन भी होता है और एनहाइड्रस भी होता है। एनहाइड्रस मतलब भी सूखा होता है।
कोई चीज में पानी है मतलब वो हाइड्रेटेड है। अगर उसमें से पानी उड़ गया तो उसे अपन एनहाइड्रस कहते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। हम डिहाइड्रेशन नहीं बोल के क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस। तो अगर इसमें से 10 मॉलिक्यूल हट गए तो ये क्या बन जाएगा, एनहाइड्रस Na2CO3। अभी क्या है ये, हाइड्रेटेड Na2CO3, वो भी कितना हाइड्रेटेड है, डेकाहाइड्रेटेड। अब नाम समझ में आ रहा है सबको, पक्का, ठीक है ना। तो अभी जितना मैं बता रहा हूँ उसमें याद करने वाली या ध्यान में रखने वाली चीजें क्या है कि वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब वो डेकाहाइड्रेट क्या है, कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, दीज आर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या होता है, जब आप क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करके कोई सॉल्ट बनाते हो तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें अटैच्ड रह जाते हैं, and those water molecules are called water of crystallization। ऐसे हर एक Na2CO3 के साथ 10 मॉलिक्यूल अटैच्ड होंगे। अगर मेरे पास 5 Na2CO3 के मॉलिक्यूल्स हैं तो हर मॉलिक्यूल में 10-10 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच्ड होंगे, एंड दीज आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है, चलो ठीक। तो NaCl में नहीं होता, हर सॉल्ट में नहीं होता, ठीक है। हाँ ठीक। तो वॉशिंग सोडा ब्रैकेट पे आप लोग लिख लिए सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका केमिकल नेम है, ठीक है। फॉर्मूला भी लिख लो हाइफन डाल के, Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O। अब ये बनेगा कैसे, अभी Na2CO3 तो पीछे बना रहे थे ना हम, कैसे बना रहे थे याद है, पहले आप NaHCO3 का बनाने का प्रोसेस याद करो। ब्राइट सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, तो क्या मिल रहा था, NaHCO3 प्लस NH4C। ये रिएक्शन था, आज भी तो लिखा था मैंने, याद रखो। अपन एक NaCl का प्रिपरेशन देखे हैं, NaOH का प्रिपरेशन देखे हैं, ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन देखे हैं, और बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन। ये बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन है सॉल्वेंट प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है ये, या तो क्लियर है सबको। अब ये जो NaCO3 बना है इसको ले लो और इसको हीट कर दो, वेरी गुड। ये भी प्रोसेस अपन पीछे देखें कि आप जब इसको हीट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, पानी बनेगा, और वो Na2CO3 बनेगा, जिसके कारण आपका बेकिंग सोडा बिटर है, राइट। Na2CO3 प्लस CO2 प्लस बन गया Na2CO3। बस अब इसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच करते हैं। तो अगले स्टेप में Na2CO3 प्लस 10H2O, ये हो जाएगा आपका Na2CO3.10H। समझ गए क्या, ये 3 स्टेप में आपका वॉशिंग सोडा बन जाएगा। एम आई क्लियर, इसमें कौन सा रिएक्शन नया दिख रहा है आपको, सिर्फ लास्ट वाला। पहला रिएक्शन हमने ऑलरेडी बेकिंग सोडा के प्रिपरेशन में देखा हुआ है, और दूसरा रिएक्शन बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टी में लिखे हैं। एक बार पीछे पलट के, जब हमने कल बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टी लिखी थी ना, उसमें हमने ये रिएक्शन लिखा था, दिख रहा है कि जब आप बेकिंग सोडा को हीट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी जो आपके बैटर को स्पॉन्जी बना देगी। बट क्यों हम बेकिंग सोडा यूज नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ बिटरनेस। ठीक है, क्लियर है ये चीज, हाँ सॉल्ट अभी तो बिटर है ना, ये भी बिटर, ये भी एल्कलाइन नेचर का है, ये भी एल्कलाइन नेचर का है, दोनों एल्कलाइन नेचर के। उसका कारण क्या है, अब आप खुद देखो ना, ये भी तो एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड से बना हुआ है। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस। और ये हम देख चुके हैं पहले ही, एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वाला सॉल्ट बेसिक होता है। एक स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वाला सॉल्ट बेसिक होता है, और एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस वाला सॉल्ट, अब बोलना, एसिडिक होता है। ठीक है, चलो चलो इसमें हाइफन डाल के लिखो, सोडियम कार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, फॉर्मूला लिख दिया ना सब, Na2CO3.10H2O। हाँ, अब इसका प्रिपरेशन लिख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय
sodium carbonate is manufactured by the thermal decomposition of, इसी प्रोसेस को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। एवरीवन, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ना। आपने इसको डिकम्पोज किया ना, तो एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा है बाय हीट, इसी को तो थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने, राइट। तो इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो लिख रहे हो एक एक लाइन समझ के लिखो ना क्या लिख रहे हैं, ठीक है। बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCO3 बनने के, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट obtained by Solvay process, obtained by Solvay process। वो हमको कहां से मिलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट? Solvay process से मिलेगा। obtained by Solvay process। क्लियर है ये लाइन? हाँ, अब ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। क्या लिखा हमने? सोडियम कार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी ये रिएक्शन। और ये कहां से मिलेगा? इस रिएक्शन से, जिसको सॉल्वेट प्रोसेस बोल रहे थे, ठीक है। तो अब ये तीनों रिएक्शन लिखना वापस से, देख लो। पहले दो ही रिएक्शन लिखना यहां तक का, फिर इसके एक लाइन लिखाऊंगा, फिर ये रिएक्शन लिखना, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड रिएक्शन लिख लो पहले, क्योंकि अपन लिखे भी वही है ना कि सोडियम कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड। अभी अपन वॉशिंग सोडा नहीं लिखे। वॉशिंग सोडा अकेला सोडियम कार्बोनेट नहीं होता है। वॉशिंग सोडा मतलब उसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल भी होने चाहिए, ठीक है। फिर फर्स्ट दो रिएक्शन लिखना अभी ना। नीचे लिखना, the Na2CO3 obtained in this process, the Na2CO3, the Na2CO3 obtained in this process, obtained in this process is dry। अब ये सूखा है ना, is dry, 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 ठीक है। फुल स्टॉप। इट इज कॉल्ड सोडा एश। इसका एक और नाम क्या है? सोडा एश, सोडा एश और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस, हाइड्रेट का ऑपोजिट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट या एनहाइड्रस Na2CO3, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड, वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड, washing soda is obtained by hydration of anhydrous sodium carbonate, by hydration of anhydrous sodium carbonate। समझ पाई? आपने पहला पैराग्राफ जो लिखा है वो इन दोनों के लिए लिखा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा कि इस प्रोसेस से जो Na2CO3 मिल रहा है वो ड्राई है, उसका एक नाम सोडा ऐश है, या आप उसको एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बोल सकते हैं। अब वॉशिंग सोडा के लिए आपको इसको हाइड्रेट करना पड़ेगा। क्लियर है? ये लाइन लिखे कि वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस Na2CO3। अब ये रिएक्शन है थर्ड वाला, ठीक है।
हाँ मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ ऐड करो वहां अटैच हो जाएगा। हाँ डेफिनेशन नहीं है वो, बस लिखे कि वॉशिंग सोडा कैसे बनेगा। नहीं नहीं बोल दो डॉट 10H2O, ठीक है, इसके नीचे वॉशिंग सोडा लिख देना, ये आपका वॉशिंग सोडा हो जाएगा, ठीक है। डन, चलो नेक्स्ट लाइन लिखना, इसकी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं एक पैराग्राफ में ही। वॉशिंग सोडा इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, washing soda is a crystalline solid, washing soda is a crystalline solid which is soluble in water, which is soluble in water, which is soluble in water, ठीक है। यूजेस लिखना है इसका नेक्स्ट टाइम में, यूजेस, 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 फर्स्ट पॉइंट लिखना, फर्स्ट यूजेस का, it is used in cleaning of clothes, it is used in cleaning of clothes, सेकेंड पॉइंट लिखना, it is used in removing, it is used in removing, it is used in removing permanent hardness of water, permanent hardness of water, hardness of water सुनो कभी पहले कि वाटर हार्ड होता है सॉफ्ट होता है, वाटर तो बस लिक्विड होता है ना। तो यहाँ पे हार्ड और सॉफ्ट का मतलब ये नहीं कि वो छूने में कड़क है या छूने में सॉफ्ट है, यहाँ पे हार्डनेस का मतलब क्या है ध्यान से समझना। एक्चुअली में वाटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट वाटर और दूसरा हार्ड वाटर, ठीक है। सॉफ्ट वाटर ऐसा वाटर होता है जिसमें साबुन और डिटर्जेंट का आप जब यूज करते हो तो प्रॉपर लेदर फॉर्मेशन अच्छा होता है। लेदर फॉर्मेशन मतलब छाग, छाग आता है ना, जब साबुन पानी में रगड़ते हो तो छाग बनता है कि नहीं बनता है, डिटर्जेंट के साथ भी छाग बनता है। अगर लेदर, उसको लेदर बोलते हैं, अगर लेदर फॉर्मेशन अच्छा हो रहा है तो उस टाइप के वाटर को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट वाटर। मतलब प्रॉपर आपके वाटर के साथ आपका सोप या डिटर्जेंट रिएक्ट कर रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग लेदर, ठीक है। बट अगर लेदर फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ पानी में झाग अच्छे से नहीं आता है, साबुन से आप अगर हाथ धोते हैं तो वो पानी में झाग अच्छे से नहीं आता है, तो उस टाइप के वाटर को हम हार्ड वाटर बोलते हैं। अब उसका कारण क्या है, इस हार्ड वाटर में ना कुछ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स रहते हैं, डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ठीक है, और मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ये दोनों क्या करेंगे आपके सॉल्ट, ये दोनों सॉल्ट ही है ना, डिसॉल्व सॉल्ट है। आप जब सोप मिक्स करोगे ना तो ये सोप के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, पानी को रिएक्ट करने नहीं देंगे, और जब ये रिएक्ट करेंगे ना तो दे विल फॉर्म अ कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट, मतलब फिर वो झाग नहीं आएगा, व्हाइट कलर का पतला लेयर आएगा हाथ में। कभी ऑब्जर्व करना, ठीक है, कि कोई पानी में झाग अच्छे से नहीं आ रहा है तो आप सोचोगे कि साबुन खराब है, और उसको रगड़ते जाओगे कि साबुन, आपको झाग कभी नहीं आएगा, झाग पूरा साबुन खत्म हो जाएगा। क्यों नहीं आ रहा है झाग, क्योंकि साबुन के मॉलिक्यूल आपके पानी में प्रेजेंट डिसॉल्व सॉल्ट के साथ मिक्स होके कर्डी, कर्डी मतलब दही जैसा, कर्डी, कर्ड होता है ना, कर्ड, दही जैसा यानी कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएंगे, और इसलिए झाग का फॉर्मेशन नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो ऐसे वाटर को हम हार्ड वाटर बोलते हैं, और इस हार्डनेस को रिमूव करने का मतलब क्या है, आप अपने वाटर में से ये डिसॉल्व सॉल्ट हटा दो,
तब वो सॉफ्ट हो जाएगा। हार्डनेस किसके कारण थी? इन डिसॉल्व सॉल्ट्स के कारण ही थी, राइट? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो इन डिसॉल्व सॉल्ट्स को अगर मैं हटा दूं तो आपकी हार्डनेस रिमूव हो जाएगी, है ना? तो वो रिमूव करने में ना आपका Na2CO3 क्या करता है? हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा? देखो, ये Na2CO3 MgCl2 का रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद क्या होगा? NaCl बन जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Na और इसका Cl मिलके क्या बन जाएंगे? NaCl। और Mg और CO3 मिलके क्या बन जाएंगे? MgCO3। ट्वाइस नहीं आएगा क्योंकि कार्बोनेट 2 नेगेटिव होता है और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव होता है। और इस चीज की खास बात पता है क्या है? कि ये डिसॉल्व नहीं होता है। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड डिसॉल्व फॉर्म में था, बट ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और प्रेसिपिटेट को तो आप फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक सॉलिड मटेरियल। जैसे ही आपने हार्ड वाटर में Na2CO3 डाला, आपको नीचे प्रेसिपिटेट मिल जाएगा तुरंत। वो प्रेसिपिटेट किसका होगा? इसका। अब आप पानी को छान लो, पानी की हार्डनेस रिमूव। अब अगर भले NaCl भी है साथ में तो आप उसको इवैपोरेट कर सकते हो पानी को, तो NaCl भी हट जाएगा, ठीक है? वो भी ऐसे ही होगा रिमूव। जैसे यहाँ पे Cl2 के साथ NaCl आया ना, अगर ये होगा तो Na2SO4 आएगा। समझ रहे हैं? एक्चुअली में यहाँ पे आयन एक्सचेंज प्रोसेस करके सोडियम कार्बोनेट ने पानी की हार्डनेस को रिमूव कर दिया। ये आपको डिटेल में से पूछेगा नहीं कि हाउ Na2CO3 इज रिमूविंग द हार्डनेस ऑफ वाटर, बट अगर आपने वो लाइन लिखी है तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमने क्यों लिखा है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं आएगा पेपर में कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्डनेस। हार्डनेस पूछेगा भी नहीं कि व्हाट डू यू मीन बाय हार्डनेस, बट तभी जस्ट एज अ नॉलेज मैंने आप लोग को बता दें कि हार्डनेस का मतलब क्या होता है। इफ एनीथिंग इज रिटन ऑन योर नोटबुक यू शुड नो कि वो उसका मतलब क्या है। समझ रहे हैं? अगर वहां पे लिखा है हार्ड वाटर तो आपको पता होना चाहिए कि हार्ड वाटर क्या है। अदरवाइज कोई कल पूछे कि ये हार्ड वाटर लिखा है क्या होता है, इसका मतलब आप तो यही बोल दोगे कि उसको दबा मारेंगे तो वो हार्ड होगा और वो एक सॉफ्ट होगा। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग तो यही है ना, हार्ड और सॉफ्ट की तो जनरल अंडरस्टैंडिंग यही है। किसको पता था कि हार्ड वाटर उसको बोलते हैं जिसमें लेदर फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सॉफ्ट वाटर वो होगा जो जिसमें लेदर फॉर्मेशन अच्छे से होगा, और हार्ड वाटर में लेदर फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होगा। तो आप कपड़ा धोना कौन से पानी में पसंद करेंगे? क्योंकि सॉफ्ट वाटर में झाग आएगा ना, उस झाग के कारण ही आपका कपड़ा प्रॉपर तरीके से क्लीन होगा। हार्ड वाटर में कपड़ा अच्छे से धुल नहीं पाएगा। समझ रहे हैं एवरीवन? तो हार्डनेस क्या हो गई? डिसॉल्व्ड सॉल्ट प्रेजेंट इन वाटर। एम आई क्लियर? एक लाइन में अपन हार्डनेस को यही बोलेंगे, देयर आर सम सॉल्ट which is dissolved in water which is making the water hard. Am I clear? हाँ, ऐसा नहीं कि ये ड्रिंकिंग के लिए सुटेबल नहीं है, इट इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। इनफैक्ट इसमें अच्छा टेस्ट भी आएगा पानी का। कई बार ऐसा होता है ना, पानी का टेस्ट आता है। ऐसे हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं कि वाटर इज टेस्टलेस, कलरलेस, ओडरलेस, बट पानी का टेस्ट आता है बिकॉज ऑफ दीज सॉल्ट्स। समझ में आ रहा है? आप देखते हो ना, हर जगह का पानी एक जैसा नहीं होता, कई जगह टेस्ट अलग होता है। तो कई जगह बोलते भी कि यहाँ के पानी में आयरन ज्यादा है, सुने होगा आपने। यहाँ का पानी जल्दी खाना पचा देता है। कहीं ऐसे जाओ तो बोलते हैं अपने शहर वाले, कहीं जाओगे आप नाना नानी के यहाँ, वहां पे खाना खाते हो तो फिर बड़े लोग की बात सुनते होंगे, यहाँ का पानी खाना जल्दी पचा देता है। तो जगह जगह का पानी में मिनरल्स अलग अलग होते हैं, है ना, इसलिए उसका प्रॉपर्टी भी अलग अलग होता है, पानी का टेस्ट भी अलग अलग होता है। कई बार ऐसा होता है हम जो आरओ का पानी पीते हैं उनको बाहर का पानी नहीं भाता है, क्योंकि उनका टेस्ट वैसा बन गया, क्योंकि उसमें टेस्ट आता है पानी में। तो ऐसा नहीं कि ये पानी इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, दैट इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, बट दैट इज नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग क्लोथ। कपड़ा धोने के लिए वो साबुन सुटेबल नहीं। समझ रहे हैं? और हाथ तो आजकल धोते नहीं है, ठीक है, नहीं धोते ना हाथ आजकल। हाँ, नहीं मैं कुछ और सेंस से बोल रहा हूँ। चलो हो गया क्लियर सबको? एक लाइन और लिखना, एक यूज और। ये यूज समझ में आ गया सबको कि Na2CO3 is used in removing permanent hardness of water. ठीक है, चलो। एंड थर्ड पॉइंट लिखना, it is used in glass and paper industries. It is used in
ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज. Is used in glass and paper industry. These are the three major use of washing soda, Na2CO3. ठीक है, चलिए. Last salt, plaster of Paris. Seventh ना, plaster of Paris, इसका शॉर्ट फॉर्म POP. इसका भी अपन बहुत इंट्रोडक्शन देख चुके हैं. बस केमिकल नेम क्या होता है, बनाते कैसे हैं, ये देखते हैं. यूजेस आप लोग को पता है. फॉर फॉल सीलिंग, फॉर वो प्लास्टरिंग, टॉय बनता है इसका. प्लास्टर्स के, ये पीओपी के टॉय बनते हैं ना, सेरेमिक वगैरह जो बोलते हैं अपन. ठीक है, लिखना है इसके नीचे हाइफन डाल के. जिप्सम, जिप्सम GYPSUM, जिप्सम. और जिप्सम का फॉर्मूला लिखना ब्रैकेट में CaSO4. क्या है इसका नाम, कैल्शियम सल्फेट. जिप्सम का केमिकल नेम लिख रहा हूं मैं ब्रैकेट में, या केमिकल फॉर्मूला लिख रहा हूं, सॉरी, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O. अगेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. 10 था, यहाँ 2 है, और कॉपर में 5 था, याद है. कॉपर सल्फेट बनाया था ना मैंने पीछे, डॉट 5H2O लिखा था. Na2CO3 के साथ 10H2O, इसके साथ 2H2O. ठीक है, ओके. तो जिप्सम ब्रैकेट में कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ब्रैकेट क्लोज कर देना. ऑन हीटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कितना हो जाएगा, 373. बस 273 ऐड कर दो 100 में, ब्रैकेट में वो भी लिखना, क्योंकि कई बार आप कोई बुक में पढ़ो 373 लिखा तो बोलेंगे सर तो 100 लिखा है, आप 373 लिखा है. समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं. 100 डिग्री सेल्सियस के बाद ब्रैकेट में 373 केल्विन भी लिख लेना. ठीक है, ओके. ब्रैकेट क्लोज. gives CaSO4, gives CaSO4 dot half H2O. होता नहीं है, मैं बस थ्योरेटिकली लिखा हूं. आधा मॉलिक्यूल तो होता ही नहीं किसी भी चीज का, या तो मॉलिक्यूल एक होगा या तो 2 होगा. पानी का आधा मॉलिक्यूल नहीं होता कुछ भी. थ्योरेटिकली अपन ऐसा लिख सकते हैं, बट प्रैक्टिकली पानी का या तो 1 मॉलिक्यूल होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा. 2.5, 3.5, 4.5 ऐसा नहीं होता. मॉलिक्यूल आप तोड़ नहीं सकते, जैसे एटम आप और तोड़ नहीं सकते ना. एटम भी 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा. 1.5 एटम नहीं हो सकता, या तो 2 होगा या तो 1 होगा. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ. एटम इज इनडिविजिबल, याद है. यू कैन नॉट ब्रेक एटम इनटू सिंपल पार्टिकल्स. ठीक है, अब यहां ध्यान देना, जो आपने लिखा ना लाइन, उसको समझो क्या लिखे हो. जिप्सम है आपका ये CaSO4.2H2O, और आप इसको हीट कर रहे हो एट 373 केल्विन. तो जो सॉल्ट मिल रहा है ना, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. ये जरूरी है अभी सब दिखा रहे हैं. हाँ, ये सब दिखता रहता है व्हाट्सएप यूट्यूब में, वो देख लेंगे हम लोग वहां पे. ये बच्चे लोग, ये जो पढ़ाई करने वाले ये सब चीज इनके ऊपर शोभा नहीं देती. ये सब कर रहे हैं, क्या है यही सब करना चाहिए. क्यों पढ़ रहे हैं साइंस, वही सब यूट्यूब देख के वही सब करके वही रील वील बनाओ, इंस्टा में डालो, लाइक बनाओ, फॉलोवर बनाओ. क्या क्या दुनिया भर का पैसा कमाओ उससे. साइंस क्यों पढ़ रहा है, मैथ्स क्यों पढ़ रहा है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, पैसा वेस्ट कर रहा है. CaSO4.2H2O, आप इसको हीट करोगे CaSO4.half H2O, पर पानी बचा ना, 2 से आधा ही निकला है ना, तो कितना बचा, अभी भी 1.5 तो होगा ना. 2 में से आधा निकालोगे तो 1.5 बचेगा. तो इसको क्या लिखेंगे अपन, 3/2H2. समझ में आ रहा है. ये थियोरेटिकली लिख सकते हो आप पेपर में, बट ये रिएक्शन में ऐसा कभी नहीं बनेगा. मैं फिर से बता रहा हूँ, हाफ H2O होता ही नहीं कुछ. ठीक है, हाँ लिख सकते हैं, बट आप पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो. आप इसका 2 मॉलिक्यूल ले लो, तो ये भी पूरा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हाफ 1 हो जाएगा. यहाँ सामने 2 आ जाएगा, और ये हाफ क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा.
ठीक है, तो ये पानी कितना बचेगा, 4 था ना टोटल, सामने 2 लिखा है, अंदर ऑलरेडी 2 है, यानी टोटल 4, तो बचेगा कितना, समझ गए, ये भी रिएक्शन लिख सकते हैं, हमें क्लियर, ठीक है। तो पहले वो हाफ वाला लिखो, फिर बाद में ये भी लिख लेना, तो ऐसा हाफ वाला लिखते थ्योरेटिकली लिख सकते हैं, इसलिए लिख दिया, मैं बोला ना दोनों लिख लो, एक्चुअल फॉर्मूला तो हाफ वाला ही होता है, ठीक है। पहले इसको लिखो, फिर मैं वो डबल वाला लिखवा दूंगा। CaSO4.2H2O gives CaSO4.half H2O, और इसी के नीचे लिखा है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला होता है, क्लियर है। जितने भी हमने आज अभी तक सॉल्ट पढ़े ना, हम सबका कॉमन नेम से पढ़े हैं, उनका केमिकल नेम भी है, उनका केमिकल फॉर्मूला भी है, क्लियर है। ब्लीचिंग पाउडर हो, बेकिंग सोडा हो, ठीक है, या फिर आपका पहले कॉस्टिक सोडा हो NaOH, ठीक है, उसके बाद वॉशिंग सोडा एंड लास्ट POP, क्लियर है। ठीक है, इसका एक रिएक्शन और नीचे लिखो डबल वाला, द अबव रिएक्शन कैन आल्सो बी रिटन एज, द अबव रिएक्शन कैन आल्सो बी रिटन एज, सामने सबके यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये आपका ठीक है, इसको पानी से दूर रखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्यों दूर रखते हैं, एग्जैक्टली सेट ना हो जाए, जैसे ही आप पानी डालोगे ना फिर ये सेट हो जाएगा, फिर तुरंत आपको कुछ ना कुछ उससे बनाना पड़ेगा, अगर आपने नहीं बनाया ना तो वो फिर एक बार सेट हो गया तो फिर वो वापस से पाउडर फॉर्म में नहीं आ पाएगा, फिर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बर्बाद हो गया, समझ रहे, इसलिए इसलिए इसको हमेशा अपन मॉइस्चर फ्री कंडीशन में स्टोर करते हैं, ऐसी जगह रखेंगे जहां पे पानी से वो दूर रहे, क्योंकि पानी अगर इसमें आके मिल गया तो ये सेट हो जाएगा, जस्ट लाइक सीमेंट, सीमेंट में भी होता है, आप एक बार सीमेंट को गीला कर दो, उसको सेट कर दो, सूखने के बाद वो सेट हो जाएगा, फिर वो सीमेंट वापस से पाउडर फॉर्म में सीमेंट नहीं बन पाएगा, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, इन द सेम वे प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी यही होता है, इसलिए हम इसको दूर रखते हैं, और उस प्रोसेस को अपन सेटिंग ऑफ पीओपी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, सेटिंग ऑफ पीओपी। जैसे जब ये प्लास्टर हो रहा होगा तो उन्होंने प्लास्टर को घोला है ना, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डाल के उसको घोला और तुरंत तुरंत पूरा चिपकाते गए, जैसे ये पूरा जब ये वापस बना था, ये लगा था ना, पहले आप लोग आ रहे थे तो यहाँ पे एक ट्राइपॉड था ना, है ना, वो ट्राइपॉड हट के अभी ऊपर लगे तो उसके लिए पीओपी का वो पूरा कट किए, फिर इसको ऊपर फिक्स किए, फिर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस वापस लेके आए और फिर इसको कवर किए वापस, तो तुरंत कवर करके लेवल कर दिए, अब वो इरिवर्सिबल है, मतलब अब वापस से वो पीओपी जिप्सम नहीं बन सकता, समझ रहे, मतलब पीओपी एक बार जो सेट हो गया ना वो सेट हो गया, इसलिए अपन उसको मॉइस्चर से दूर रखते हैं, ठीक है। चलो यूजेस लिख लो इसके जल्दी से, जल्दी यूजेस लिख के खत्म करते हैं। फर्स्ट लिखना, फॉर मेकिंग कास्ट फॉर स्टैच्यू, स्टैच्यू से जो बनते हैं ना मूर्तियां, गणपति जी, अच्छा रिपीट, फॉर मेकिंग कास्ट फॉर स्टैच्यूज, फॉर मेकिंग कास्ट CASTE, कास्ट फॉर स्टैच्यूज, STATUE स्टैच्यू। सेकेंड लिखना, फॉर मेकिंग टॉयज, फॉर मेकिंग टॉयज, फॉर मेकिंग टॉयज, खिलौने आते हैं बच्चों के, ठीक है। थर्ड लिखना, in medical industry for healing fractures, in medical industry for healing fractures, फ्रैक्चर ठीक करने के लिए, तो क्या सेट हो जाएगा ना आपका वो प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट हो जाएगा,
ठीक है, in medical industry for healing fractures. And last लिखे ना, for false sealing. फॉल्स सीलिंग भी बोलते हैं इसको, फॉल्स सीलिंग भी बोलते हैं। फॉल्स सीलिंग या फॉल्स सीलिंग भी सही वर्ड है इसके दोनों। फॉल्स सीलिंग क्यों बोलेंगे? फॉल्स क्योंकि एक्चुअली में ये सीलिंग थोड़ा, इसके ऊपर एक और एक है, यही नहीं है ना, इसके ऊपर एक और छत है जो नॉर्मल आपके वो ईटा पत्थर की बनी हुई है। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? ये तो बस इसलिए लगाया गया है ताकि आप इसमें कुछ डेकोरेशन कर सको और हीट से इंसुलेट करने के लिए। अगर ऊपर जस्ट इसके ऊपर छत होती तो ये जो सीलिंग है बहुत गर्म हो जाती, क्योंकि डायरेक्टली रोशनी पड़ती ना, सनलाइट पड़ती इसके ऊपर। अब बीच में हमने क्या कर दिया, एक एयर स्पेस भी है और फिर ये एक लेयर है, और ये एक इंसुलेटर की तरह काम करती है, मतलब हीट को कंडक्ट नहीं करेगी, करेगी भी तो बहुत कम। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसलिए अपन फॉल्स सीलिंग करवाते हैं जनरली। ठीक है, तो फॉल्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ट्रू सीलिंग नहीं है, ये दिखावा है, ये छलावा है, छल है ये। इसके ऊपर एक और एक है, वो ट्रू सीलिंग है। समझ गया? ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट, है ना। इसके क्वेश्चन आंसर अपन एक क्लास में डिस्कस करेंगे और आफ्टर दैट अपन लाइट का रिविजन स्टार्ट करेंगे, जैसा मैंने बोला। ठीक है, केमिस्ट्री का मैं बोला ना संडे को पढ़ाऊंगा।